नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2022 की, और ये आज हमारा पार्ट 3 है। यहाँ हम बात कर रहे थे मैथ्स के क्वेश्चंस की, और हम हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज का ये पार्ट हमारा इस पेपर का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट के एक पेपर में मैथ्स से 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 पार्ट के जरिए हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और आज इस पार्ट के जरिए हम अपने पूरे तीनों पार्ट को क्लियर कर लेंगे, 30 क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन को देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टैटिक्स से, ठीक है, सांख्यिकी से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से आपसे पूछा गया था, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया, यानी कि इस पेपर में कुल 2 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक्स टॉपिक से उठाए गए हैं। जरा इसको देखिए, ये हमसे कह रहा है कि अवरोही, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि अगर अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं तो दोनों छोरों से, दोनों छोरों का मतलब क्या हुआ, एक लेफ्ट एंड होता है और एक राइट एंड होता है। यानी अगर हम आंकड़ों को इस क्रम में लगाते हैं, पहला बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, और लेफ्ट एंड और राइट एंड के आंकड़ों को हटाकर अगर हम देखें कि मीन मीडियन मोड में क्या अंतर पड़ रहा है, तो वही हमें बताना है क्या मीन मीडियन मोड प्रभावित हो रहे हैं या नहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते कौन से हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हम बोलते हैं मीन मीडियन मोड को। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक 3 होते हैं, जिसमें एक होता है आपका मीन, ठीक है, एक होता है आपका मीडियन और एक होता है आपका मोड, ठीक है। हिंदी में अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो मीन को कहते हैं हम लोग क्या, मीन को हम कहते हैं कि माध्य होगा, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और मोड का मतलब होता है बहुलक। हमने पिछले क्वेश्चन में मीन मीडियन को निकालना सीखा था। मोड बहुत आसान होता है कि जो भी टर्म जितने ज़्यादा बार आ रहा होगा वही उसका मोड हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पर कुछ टर्म लिखे हुए हैं, जैसे कि 7, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितने टर्म लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं मोड पूछना चाहूँ कि मोड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 7 जो है ना, 7 यहाँ पे सबसे बार मैक्सिमम बार कितने बार आया, 2 टाइम्स, और कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो 2 टाइम्स या उससे अधिक बार आया हो, ठीक है। बाकी सभी टर्म जो है वो एक बार ही आए हैं। इसलिए इस प्रश्न का अगर मैं मोड आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे कि इसका मोड जो होगा वो 7 होगा, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन के जो आप चाहो अगर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि प्रूफ कर सकते हो इन्हीं आंकड़ों को लेकर। आप क्या करना, पहले इनको हमने देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा ही दिया है, यानी अवरोही क्रम में ये पहले से लगे हुए हैं। अब आप सबसे पहले इनका मीन निकालना, मीडियन निकालना और मोड निकालना। इसके बाद आप इसके लेफ्ट एंड यानी कि 7 को और राइट एंड यानी कि 3 को, इन दोनों को हटाकर जो टर्म बचे हुए हैं इनसे फिर आप निकालना क्या, मीन मीडियन मोड। तो देखना क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा करने पर आपका मीन भी चेंज हो जाएगा, मीडियन भी चेंज हो जाएगा और मोड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम आंकड़ों को सजाते हैं और दोनों छोरों से, दोनों एंड से अगर हम उन टर्म को हटा लेते हैं तो बचे हुए टर्म में जो भी हमारा मीन मीडियन मोड का मान आएगा वो चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का अगर सही आंसर की आप बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी माध्य, माध्यक और बहुलक ये होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए, हमने मीन मीडियन मोड हम पहले ही समझ चुके थे पिछले क्वेश्चन के जरिए से ही, इसलिए आप चाहो अगर तो इसको प्रूफ यहाँ से कर सकते हो। बाकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे प्रूफ करना नहीं पूछा जाता है कभी भी, ठीक है। हमने आपकी संतुष्टि के लिए ये बोल दिया कि अगर आप चाहो ऐसा चेक करना चाहो कि क्या मीन मीडियन मोड में अंतर पड़ता है तो आप इन आंकड़ों को लेकर चेक कर लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मीन मीडियन मोड में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, और ये क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है जरा उसको समझिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है।
ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है जरा उसको भी समझते हैं, जरा इसको नीचे कर लेते हैं जिससे ये कटे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर बाजू, बाजू का मतलब क्या होता है, साइड। इंग्लिश में जरा आप इसको देख लीजिए, अगर आपको हिंदी में कोई टर्म समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाइए, इसीलिए मैंने इनको दोनों ही लैंग्वेज में रखा है। ठीक है, तो देखो 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। एक घन के सभी फलकों, फलकों का मतलब क्या होता है, सरफेसेस, सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक रंग होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे मैंने कहा था, जब मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन कौन सा, कैलेंडर का क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था। ठीक है, पार्ट 2 में कैलेंडर का क्वेश्चन जब मैंने इसको करवाया था तब मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक कैलेंडर, एक क्यूब और क्यूबॉइड। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके होते तो रीजनिंग में है लेकिन यहाँ आपसे मैथ में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जब आपने ये पेपर को एनालिसिस किया तभी तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, मैथ में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो केवल मैथ के हटके भी हमें क्या तैयार करना है, मैथ से हटके हमें 2 चैप्टर तैयार करने हैं, एक कैलेंडर और एक क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्योंकि आपको विद प्रूफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक कैलेंडर का क्वेश्चन बन चुका है और अभी यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड का क्वेश्चन बना है। इसलिए आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसको हम देखते हैं। तो पहले हमने देखो क्या करना है, पहले हमें एक क्यूब बनाना है। तो आइए पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब आप सभी जानते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है जिसकी सभी फलक, सभी सरफेस क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों चीज़ें जो हों, तीनों क्या हो, बराबर हों। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये क्यूब होता है। क्या होता है, तो फिर ये क्यूब होता है यानी कि घन होता है। लेकिन अगर ये तीनों बराबर नहीं है आपस में तो हो जाता है ये क्यूबॉइड। तो फिर क्या हो जाता है, ये क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में मैंने आपको अंतर बता दिया है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों के मान अलग अलग होते हैं, लेकिन क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों के मान सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ हमें जो क्यूब दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर की साइड का दिया गया यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो मैंने घन बनाया है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही क्या है, 5 सेंटीमीटर की हैं। अच्छा, एक क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, इसमें कुल कितनी सरफेसेस होती हैं, चाहे क्यूब हो या चाहे क्यूबॉइड हो, इसमें कुल 6 सरफेसेस होती हैं, कुल 6 सतह होती हैं, 6 फलक होते हैं। मैं एक फलक को लेके आपको बता दे रहा हूं जिससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो जरा, अगर मैं बात करूँ ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। अब एक चीज़ देखिए, इसको क्या कह रहा है कि इसको मैं पेंट करता हूँ। जब आप इसको पेंट करोगे, कलर करोगे, ठीक है, कलर करने के बाद ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन को काटना है हमें, और ऐसे घनों को काटना है जिनका केवल एक सतह ही क्या हो, पेंटेड हो। तो सबसे पहले मैं 1 सेंटीमीटर की क्यूब को, घनों को यहाँ से काट रहा हूँ। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4 कट लगाने पड़ेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 सेंटीमीटर क्यूब के 4 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 कट जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के लगाएंगे, 4 कट जब हम लगाएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के, तो तभी हमारा क्या बनेगा, तभी हमारा बनेगा घन। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला। तो जरा कट लगाते हैं। देखो, 1 कट लगाया ये, 1 कट लगाया ये, 2, ठीक है, 1 कट लगाया हमने ये 1 सेंटीमीटर क्यूब पे, 1 2 3 4, ऐसे 4 कट लगा लिए। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से भी हमें 4 कट लगाने हैं। तो 1 2 3 4। अब एक चीज़ देखिए, ये अब जितने भी क्यूब आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब के हैं। ठीक है ना, सभी 1 क्यूब के हैं, क्योंकि ये भी, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी ये लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी एक साइड 1 सेंटीमीटर की, ये भी एक साइड 1 सेंटीमीटर की है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि जितने भी, जब इसको पूरे को पेंट करोगे तो जितने भी कॉर्नर के क्यूब आपके बनेंगे, जितने भी कॉर्नर के क्यूब बनेंगे वो सभी ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 3 सतह, जिनकी
3 सतह क्या होंगी, पेंटेड होंगी। ये कॉर्नर के क्यूब वाले जो होंगे वो सब उनकी 3 सतह पेंटेड होंगी। एक तो ये वाली, एक इसकी पीछे वाली इधर और एक इधर वाली, ठीक है। ये 3 सतह। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये सतह तो पेंटेड होगी, ये वाली सतह पेंटेड होगी और इधर वाली सतह पेंटेड होगी। तो ये 3 सतह वाले हैं तो इनको हटाना पड़ेगा हमें। साथ ही साथ देखो ये वाले जो है ये क्यूब जो बने हैं 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के, इनकी भी क्या है, इनकी 2 सतह पेंटेड हैं, एक ये सामने वाली और एक ये इधर साइड वाली, ये सामने वाली और एक इधर साइड वाली। ऐसे ही यहाँ पे भी हैं 2 सतह पेंटेड हैं इन क्यूब की, और इन क्यूब की भी क्या है, 2 सतह पेंटेड हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से जो 3 सतह पेंटेड थे और 2 सतह पेंटेड थे उनको हमने हटा दिया। अब जो बचेंगे, ठीक है, अब जो बचेंगे वो कौन से क्यूब बचेंगे, वो बचेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन से क्यूब वाले, वो बचेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सतह वाले। जैसे ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, लेकिन ये इसकी केवल एक सतह ही पेंटेड है। देखो केवल एक सतह ही इसकी पेंटेड है, ठीक है। तो ऐसे कितने यहाँ पे बन रहे हैं, देखो 3 ये बन चुके हैं ऊपर, 3 ये हो गए, ठीक है, 6 और 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो कुल 9 क्यूब ऐसे बने हैं जिनकी एक सतह ही केवल पेंटेड है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँ कि कुल कितनी सतह, कुल ऐसे कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सतह ही, एक फलक ही क्या होगी, पेंटेड होगी, तो आप कहेंगे चूंकि एक सरफेस में ऐसे 9 क्यूब हमें मिले हैं, एक सरफेस में ऐसे 9 क्यूब हमें ऐसे मिले हैं जो 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के तो हैं और साथ ही साथ उनकी एक सरफेस ही पेंटेड है। ठीक उसी प्रकार से हमने देखा कि क्यूब में टोटल होती कितनी सरफेसेस हैं, 6। एक सरफेस में 9 मिले हैं तो 6 सरफेस में कितने मिलेंगे, 9 गुना 6। 9 गुना 6 का मतलब क्या हुआ, 54, यानी कि 54। कुल 54 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के ऐसे क्यूब हैं जिनकी सिर्फ एक सतह ही पेंटेड है। इसलिए इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात की जाए, राइट आंसर की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा कितना, 54। समझ पा रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड यहाँ पे समझाया कि क्यूब और क्यूबॉइड के बीच में अंतर क्या होता है। सतह दोनों की ही क्या होती है, 6 ही होती हैं, कुल 6 सतह ही होती हैं दोनों की। लेकिन क्यूब जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों ही बराबर होती हैं, ठीक है, जबकि क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती हैं। फिर मैंने कहा चूंकि यहाँ क्यूब दिया गया है और 5 सेंटीमीटर का क्यूब दिया गया है, यानी कि इसकी प्रत्येक साइड जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की है। अब मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसे क्यूब चाहिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 1-1 सेंटीमीटर हो। ऐसा निकालने के लिए मैंने क्या किया, 5-5 सेंटीमीटर का था तो 1-1 सेंटीमीटर का कट लगाया। 1-1 सेंटीमीटर का जब हमने कट लगाया तो यहाँ पे हमें 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के क्या मिल गए, क्यूब मिल गए। 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब मिल गए। तो जब क्यूब मिल गए तो मैंने यहाँ पे कहा कि ऐसे क्यूब सबसे पहले हटा दो जिनकी 2 या 3 सतह पेंटेड है। तो आप सबको पता है कि कॉर्नर के जितने भी पेंट होते हैं वो सब 3 सतह के पेंटेड होते हैं। तो इस सरफेस में 4 ऐसे क्यूब थे जो कॉर्नर के थे, तो उनको हमने हटा दिया क्योंकि उनके क्या थे, 3 सतह पेंटेड होंगी। फिर बचे हुए इस लाइन में और इस लाइन में, बचे हुए इस लाइन में 3 क्यूब ऐसे थे, ठीक है, और इस लाइन में भी 3 क्यूब ऐसे थे और इस लाइन में भी 3 क्यूब ऐसे थे और इस लाइन में भी 3 क्यूब ऐसे थे जिनकी 2 सतह पेंटेड थी। अब बच के केवल मिडिल के क्यूब, यही मिडिल के क्यूब ऐसे हैं जिनकी एक सतह पेंटेड है। एक सरफेस में जब हमने काउंट किया तो ऐसे क्यूब्स कितने निकले, 9। 6 सरफेस टोटल होती हैं तो कुल कितने हो जाएंगे, 9 गुना 6, 54। आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। यानी एक पेंटागन दिया गया है, एक पेंटागन दिया गया है और इस पेंटागन के हमें क्या बताने हैं, इंटीरियर एंगल बताने हैं। और इंटीरियर एंगल क्या बताना है, सम बताना है। इंटीरियर एंगल का सम बताना है, योग बताना है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा, आपके चैप्टर है एक पॉलीगन नाम का, क्या नाम का चैप्टर है, पॉलीगन नाम का चैप्टर है। ट्राइंगल भी एक अपने आप में क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन किसे कहते हैं, जिसकी 3 या 3 से अधिक साइड्स है, ठीक है। एक ऐसी बंद आकृति, ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है, बंद आकृति, ठीक है। एक ऐसे क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, उसको हम पॉलीगन बोल देते हैं। तो ट्राइंगल भी उसी कैटेगरी में आता है, ट्राइंगल भी उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। अब पंचभुज की बात करेंगे तो पंचभुज क्या है, पंचभुज में
5 भुजाएं हैं, बोल रहा है ना पंचभुज का मतलब क्या है, 5 भुजाएं से मिलकर बना है। और कैसा है, क्लोज्ड फिगर होता है। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं और कैसा फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है। इसलिए पंचभुज भी किस कैटेगरी में आएगा, पेंटागन की कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, पेंटागन की कैटेगरी में आएगा। पंचभुज भी किस कैटेगरी में आएगा, पेंटागन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेंटागन बना लेते हैं। तो आइए पहले इसको रफ कर लेते हैं। रफ करने के बाद एक पेंटागन को बनाते हैं और फिर समझते हैं कि पॉलीगन के फॉर्मूले हमें जो मस्ट हैं हमारे लिए, जिनसे क्वेश्चन बनता है, वो हमें पता होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, और वो पता होने चाहिए। तो उसको भी हम लोग डिस्कस यहाँ करते हैं। पहले आपको पेंटागन दिखा देते हैं कि आखिर पेंटागन होता कैसा है। ठीक है, पेंटागन होता कैसा है इसको देख लेते हैं। ये रहा पेंटागन। ठीक है, जरा इसकी साइड्स गिनिए। साइड्स जरा आप इनकी काउंट कीजिए, कितनी साइड्स हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, कुल 5 साइड्स हैं। इसका मतलब कुल 5 भुजाएं हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पेंटागन कहलाएगा। अब पेंटागन के अंतःकोणों की बात करें। अंतःकोणों का मतलब होता है इनर एंगल। इनर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदर की साइड बनते हैं। जो अंदर की साइड एंगल बनते हैं उन्हीं को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो कितने एंगल यहाँ पे देखो बन रहे हैं, यहाँ पे एंगल जो बन रहे हैं वो कुल कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, कुल 5 ही एंगल बन रहे हैं। 5 साइड्स हैं तो 5 साइड्स को मिला के कितने एंगल बन रहे हैं, 5 एंगल बन रहे हैं। ये सभी एंगल कैसे हैं, इंटीरियर एंगल हैं। अगर मैं बात करूं पॉलीगन की, पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन की अगर आप फॉर्मूले की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है इसका, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाह्यकोण। बाह्यकोणों को योग अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ तो इंटीरियर पूछा गया है, तो बाह्यकोणों का योग पूछा जाए तो कोई भी पॉलीगन हो, इसके बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री यानी 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या पूछा जाए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल की जब बात करोगे तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो होगा, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो वो होता है आपका क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। आखिर ये n-2 में n है क्या, n जो है वो है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स यानी जो भी पॉलीगन आप ले रहे हो उस पॉलीगन में कुल कितनी भुजाएं हैं, कुल कितनी साइड्स हैं, उनको हम n बोलते हैं। उस n की वैल्यू को यहाँ पे रखना है, उसमें से 2 घटा देना है और 180 का गुना कर लेना है। जो भी निकल के आएगा वो उस पॉलीगन का क्या कहलाएगा, वो उस पॉलीगन का आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इंटीरियर एंगल का सम। क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल का सम कहलाएगा। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वो जो आपको आकृति क्वेश्चन में दी गई है वो कौन सी आकृति दी गई है, वो आपको दी गई है पेंटागन की यानी कि पंचभुज की। ठीक है, तो पंचभुज की आकृति दी गई है, तो आप बताइए खुद अपनी तरफ से कि इसमें अगर मैं साइड्स पूछूं तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 साइड्स हैं। और अगर मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ से निकालना चाहूँ तो आपको होगी 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और जब यहाँ पे रखोगे तो 3 गुना 180 डिग्री, और 3 गुना 180 डिग्री करोगे तो 8 × 24 की 4 हासिल लगा 2 और 3 × 1 3 और 2 5। ठीक है, तो 540 डिग्री ये क्या हुआ, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकल के आया। किसका, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकल के आया पेंटागन का। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो ना इस फॉर्मूले पे कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो आप क्या करो ना, ट्राइंगल के एंगल, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों अंतःकोणों का योग त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल भी तो अपने आप में एक पॉलीगन है। अभी बताया था कि ट्राइंगल भी अपने आप में एक पॉलीगन है, तो ये फॉर्मूला उस पर भी अप्लाइड होगा। तो देखो ट्राइंगल की भुजाएं कितनी होती हैं, 3, तो n का मान कितना होगा, 3 - 2 गुना किसका करना है, 180 का। अब एक चीज बताओ, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और 1 का गुना 180 में करोगे तो 180 आएगा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 जो आया है वो वहाँ पे अप्लाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है। तो n-2 इंटू 180 डिग्री आपको याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका क्या हुआ कि आप क्या करोगे, जो भी नंबर ऑफ साइड्स दी गई है पॉलीगन की, उस पॉलीगन की साइड्स को n के बराबर रखोगे और n की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, आपका मान निकल के आएगा। ये जो 540 डिग्री आ रहा है आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है,
आपको ये जो 540 आ रहा है क्वेश्चन के किस ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है, तो आप कहोगे सर ये जो मिल रहा है वो हमें ऑप्शन नंबर डी पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पर मिल रहा है 540 डिग्री। तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या बन सकता है उसको समझ लीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की, किसके, तो पॉलीगन की। तो पॉलीगन में ही जो बनता है एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी के फॉर्मूले से। क्या बन सकता है, अभी हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात की, जब हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात की थी यानी बाह्य कोणों के योगों की बात की थी कि बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो बाह्य कोणों का योग होगा 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं पूछूं ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी साइड से भाग दे देना होगा। मतलब अगर कोई भी पॉलीगन हो और उस पॉलीगन की कितनी भी साइड्स हैं, उसको मैंने कहा था कि उसको हम एन के हिसाब से रखते हैं कि अगर पॉलीगन पेंटागन है तो एन की वैल्यू 5 रख देंगे, अगर ट्राइंगल है तो एन की वैल्यू 3 रख देंगे। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करें यानी प्रत्येक बाह्य कोण की बात करें, तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो आएगा वो कितना आएगा 360 डिवाइड बाई एन, ठीक है, क्योंकि जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उससे अगर हम 360 में भाग दे देंगे तो वहां से निकल आएगा कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, ठीक उसी प्रकार से अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल के बारे में। तो इंटीरियर एंगल के सम की जब हमने बात की थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या था, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो आया था निकल के वो आया था n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, जहाँ n जो था वो क्या था, वो नंबर ऑफ साइड्स था। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि ईच इंटीरियर एंगल की बात की जाए, ईच इंटीरियर एंगल की बात की जाए, ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली करना होगा क्या कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स जो भी हों, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ साइड्स हों, ठीक है, उसको आप उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा क्या, ईच इंटीरियर एंगल। क्लियर है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, दो फॉर्मूले आपको बताते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर ईच निकालना है तो उसकी नंबर ऑफ साइड से भाग दे देना है। क्लियर है, अगर ईच निकालना है तो इसकी नंबर ऑफ साइड से क्या कर देना है, भाग दे देना है, नंबर ऑफ साइड से भाग दे देना है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न की अगर हम बात करना चाहें तो ये रेशियो का क्वेश्चन होगा। ये किस में आएगा, रेशियो में आएगा, क्योंकि जो आपको दिया गया है ये रेशियो से सॉल्व करने को आपको कह रहा है कि ये रेशियो आपको दिए गए हैं और उसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ये आसान तभी है जब आप इसकी लैंग्वेज को समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि एक खंबे की बात की जा रही है, एक खंबा है, एक पोल है, और इस खंबे में अगर हम बात करें तो इस एक खंबे की बात की जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि एक खंबे में 4/7 भाग, कितना भाग, 4/7 भाग किससे धसा हुआ है, कीचड़ से धसा हुआ है, ठीक है। एक खंबा है, एक पोल है, जो कि क्या है, एक पोल है जिसका 4/7 भाग क्या है, मड में पूरा तरीके से क्या हुआ, धसा हुआ है। इस धसे हुए भाग का 1/3 भाग, इस धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में धसा हुआ है। 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में धसा हुआ है। तो खंबे की पूरी माप ज्ञात करें। पहले बेसिक तरीके हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका बेसिक तरीके से हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है ना। बेसिक तरीके से हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आएगी कि हमसे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, अगर मैं खंबे की लंबाई x मान लूँ कि खंबे की लंबाई क्या है, x मीटर है, क्योंकि ऑप्शन देखो और क्वेश्चन भी देखो, माप किस में दी गई है, मीटर में दी गई है। तो हमने माना कि खंबे की कुल लंबाई जो है वो x मीटर है। इस x मीटर का 4/7 भाग, तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। चूंकि पूरे खंबे की लंबाई हम लोगों ने x मीटर मानी है, तो ये कह रहा है कि x का यानी पूरे खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धसा हुआ है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो x का यानी कि पूरे खंबे का 4/7 कितना होगा, तो ये आ जाएगा, यानी इतना भाग जो है वो कीचड़ में क्या है, धसा हुआ है। इतना भाग जब कीचड़ में धसा हुआ है तो कह रहा है जब धसे हुए का 1/3 भाग खींचा जाता है, धसे हुए का 1/3 भाग यानी इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग आप क्या कर रहे हो, खींच के निकाल लिया है। इसका 1/3 भाग आपने खींच के निकाल लिया है। तो कह रहा है कि जब आपने इसका 1/3 भाग खींच के निकाल लिया है, तब भी अभी भी जो कीचड़ में बचा हुआ है वो 8 मीटर बचा हुआ है। इतना भाग निकालने के बाद भी अभी 8 मीटर खंबे के अंदर बचा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि देखो 1/3 भाग हमने निकाला है,
ठीक है, 1/3 भाग। तो अभी कितना भाग बचा हुआ होगा उसमें, 2/3 भाग बचा होगा ना, 2 हिस्सा बचा होगा ना भाई। 3 हिस्से थे, 3 हिस्से थे, 3 हिस्से में आपने एक हिस्सा निकाल लिया, तो अभी 2 हिस्से बचे हुए हैं ना, 2 हिस्से बचे हुए हैं। बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 1/3 भाग अगर आपने निकाल लिया है, 3 में से 1 भाग अगर आपने निकाल लिया है खंबे का, तो अभी उसके अंदर बचा हुआ कितना है, 2 भाग बचा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे खंबे का ये भाग जो है, इस पूरे खंबे का ये भाग जो है वो क्या है, वो धसा हुआ है। किस में धसा हुआ है, खंबे में, मतलब कीचड़ में धसा हुआ है अभी भी। और इसका मान आपको दिया गया कितना, 8 मीटर। कितना मान दिया गया है, 8 मीटर। बात समझ पा रहे हो, कितना दिया गया है, 8 मीटर इसका दिया गया है। अब बस क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और देखते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। चलो ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो आप एक चीज़ बताइए, x सब चीज़ गुना में है तो किसी रूप में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुना में आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। लिख लिया ऐसे, इसकी वैल्यू 8 दी गई थी। अब एक चीज़ बताइए, ये सब भाग में है, जब ये सब भाग में है तो ये जाएंगे वहाँ किस में जाएंगे, गुना में जाएंगे। ये भाग में है तो वहाँ किस में जाएंगे, गुना में जाएंगे। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर, ये 1 की जगह 2 है, सॉरी ये 1 की जगह क्या हो गया, 2, क्योंकि 1/3 भाग तो धसा हुआ है। हम धसे की बात, हम निकलने की बात नहीं करें, हम धसे की बात करें। धसा हुआ कितना भाग है, 2/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग निकाल लिया है, 2/3 भाग धसा हुआ है। अभी हमने इसकी चर्चा की थी, तो ये 2/3 है। अब एक चीज़ देखिए, 7 और 3 जो भाग में है यहाँ जाएंगे गुना में, तो 8 गुना 7 गुना 3 ये हो गया। और जो 4 और 2 गुना में है, ये 4 और 2 जो गुना में है, जब इनको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये किस में जाएंगे, भाग में, तो ये भाग में चले गए। अब एक चीज़ देखो, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, तो सिंपल है कि खंबे की लंबाई x मानी थी, तो x की लंबाई 7 या 21 मीटर आ रही है। कितनी मीटर आ रही है, 21 मीटर आ रही है। क्या ऑप्शन में 21 मीटर है, क्या ऑप्शन में 21 मीटर आपको दिख रहा है? तो आप देखेंगे कि सर ऑप्शन में 21 मीटर दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है 21 मीटर है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो 21 मीटर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि उस पूरे खंबे की लंबाई की अगर बात की जाए तो वो 21 मीटर होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ क्या समझा, हमने यहाँ बेसिक मेथड से बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज की परत दर परत खोलते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप इसको बेसिक से भी सॉल्व करते तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं थी, बेसिक से भी सॉल्व करते तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन कुछ ज्यादा थी नहीं, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन था। क्योंकि अगर आप यहां पहुंच गए, यही मेन लाइन है, ये अगर आप यहां तक पहुंचे क्वेश्चन को पढ़ के, तो फिर कैलकुलेशन तो यहीं से कर सकते थे कि 4 दूनी 8 से 8 कट गया और 7 या 21 यहां पहुंच जाएगा, 21 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, कुछ लोगों को क्या होती है, इस x समस्या होती है। अगर किसी टीचर ने x माने क्वेश्चन करा दिया ना, तो वो बस ये समझते हैं कि बस भारी गलती कर दी उसने। तो जब x से एलर्जी अगर आपको हो जाए तो इसका तरीका ये भी है कि हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब हमें x लेने की जरूरत ही नहीं थी, हम रेशियो से भी कर सकते थे। लेकिन जो कुछ भी मैं कर रहा हूँगा ना, वो सब कुछ होगा यही। कोई भी ट्रिक अगर आती है ना, वो ट्रिक आती बेसिक से ही है, उसके पीछे बेसिक छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन का बेसिक आपको बताता हूँ कि जिससे ट्रिक आप ना भूलें। कभी देखा है ना आपने, बहुत से लोगों को देखा होगा बात करते हुए कि ट्रिक भूल गया। इसकी ट्रिक आप भूलते ही तभी हो जब उस क्वेश्चन का बेसिक आपको ना पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं रफ। जब रफ करेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर इसकी ट्रिक है क्या। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं है, जो बोला है बस वही करना है। ठीक है, जो बोला है बस वही करना है, बस रेशियो मेथड से कर लेना है, तो वही आपको ट्रिक लगेगी। ठीक है, वही आपको क्या लगेगी, ट्रिक लगेगी। देखो यहाँ आपको 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, यहाँ आपको 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं। और ह्यूमन नेचर ये होता है कि वो जो कैलकुलेशन है, वो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन वह फ्रैक्शन जब भी देख लेगा तो उसका दिमाग खराब होता है कि भाई ये कैसी फ्रैक्शन दे दी। फ्रैक्शन में बच्चे को होती है समस्या कैलकुलेशन के टाइम पे। इसलिए पहला काम हमारा हो गया, हम इसको फ्रैक्शन को हटा लें। फ्रैक्शन हटाने का तरीका हमेशा, कोई भी क्वेश्चन आए अगर आपको फ्रैक्शन हटाना है, उसका तरीका होता है कि इसके जो हर है, इसके जो डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर में से हम क्या कर लें, इसका एलसीएम ले लें। तो 7 और 3 का एलसीएम होगा 21। हमने मान लिया कि इसकी लंबाई यानी पोल की लंबाई ही कितनी है, इसका एलसीएम 21 मीटर है ना, तो पोल की लंबाई ही 21 मीटर हमने मान ली। नो डाउट यहाँ पे आंसर 21 मीटर है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 21 मीटर आंसर है तो वो यहाँ से ही निकल के आ गया। हमने माना है, वो संयोगवश है कि वो 21 मीटर ही आंसर है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 7 और 3 का एलसीएम 21 मीटर है, तो पोल की लंबाई हमने कितनी मान ली, 21 मीटर मान ली। अब ये कह रहा है कि इस 21 मीटर का 4/7 भाग धसा हुआ है कीचड़ में पहले से, तो 21 का 4/7 कितना होगा बताओ, 12 मीटर। 12 मीटर धसा हुआ था
बोलो हाँ या ना। 12 मीटर दशा हुआ था क्वेश्चन की शुरुआत में। अब इसने बोला कि इसी का 1/3 भाग, यानी 12 मीटर का 1/3 भाग हमने बाहर निकाल लिया, यानी कि 12 का 1/3 भाग कितना होगा, 4 मीटर। 4 मीटर हमने बाहर निकाल लिया, 12 मीटर दशा हुआ था पहले, 4 मीटर हमने बाहर निकाल लिया, तो अब कितना दशा हुआ है, 8 मीटर। कितना दशा हुआ है, 8 मीटर। क्या क्वेश्चन में भी 8 मीटर बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। मान के चलो ये क्वेश्चन में 8 ना बोल के 16 बोल रहा होता, तो हम कहते हैं कि हमारा 8 मीटर दशा हुआ है और वहां 16 मीटर दशा हुआ है, तो एक रेशियो की वैल्यू 2 है, इसलिए जो हमने माना है वो भी 2 गुना पे हो जाएगा। लेकिन ये तब होता जब क्या होता, जब 8 मीटर की जगह पे 16 मीटर होता, ठीक है, 32 मीटर होता तो होता। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 8 मीटर ही है, 8 मीटर ही है, यानी जो हमने माना था वही कैलकुलेशन से हमारा आंसर सीधा सीधा एग्जैक्ट निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से 1 ही निकल के आ रही है। जब एक रेशियो की वैल्यू 1 ही निकल के आ रही है तो 21 मीटर जो हमने माना है, तो 21 रेशियो की वैल्यू भी 21 मीटर ही निकल के आ गई, इसलिए जो हमने माना वही आंसर हमारा हो गया। ठीक है, ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हो गया है तो हमें कोई समस्या भी नहीं है, हमारी कैलकुलेशन और बच गई। ठीक है, तो आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप फ्रैक्शन को पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेते। उसको कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि आप उसके हर का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, और एलसीएम को ही हम मान लें कि उस खंभे की लंबाई ही 21 मीटर है। 21 मीटर माना तो 21 का 4/7 किया तो 12 मीटर आया, यानी कि पहले शुरुआती दौर में 12 मीटर खंभा जो था वो कीचड़ में धंसा हुआ था। इसका 1/3 भाग हमने निकाला, यानी कि 12 का 1/3 भाग 4 मीटर हुआ, 4 मीटर भाग हमने खंभे से निकाल लिया है। तो अब हमारे पता है कि 12 मीटर धंसा हुआ था, 4 मीटर निकाल लिया, तो कितना बचा, 8 मीटर। ये 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा हुआ है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि 8 मीटर खंभा अभी भी नीचे धंसा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था खंभे की लंबाई वही हमारा आंसर होगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन में कोई समस्या नहीं रही होगी। हमने बेसिक से समझाया, फिर हमने रेशियो मेथड से भी आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी। आइए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन नंबर 115 में आया, और एकमात्र क्वेश्चन जो आया था टाइम एंड वर्क का यही आया था। आप देखते हो कि कितने सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम लोग लगा डालते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं कि यूपी टेट पे टाइम एंड वर्क भी पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस भी पूछा जाता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तो आया ही नहीं इस पेपर में, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि टाइम एंड वर्क का एकमात्र क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये पेपर की बनाने वाले पर डिपेंड होता है कि वो किस पर फोकस कर रहा है, किस चीज़ पे उसका ज़्यादा ध्यान है, वो उसी हिसाब से चलता है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन की क्या चर्चा वो हमसे कर रहा है। देखो जरा यहाँ पे हमने दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर दिया है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लें, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लें, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली है और बी फॉर बाहुबली है। तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, यानी बी एंड सी इन 15 डेज। सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर देते हैं, तो सी एंड ए इन 20 डेज। अब हमसे ये पूछा कि अगर ए अकेला उस काम को करता तो कितने दिन लेता। यानी क्या किया इसने बोला, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, तो 12 दिन में कर देते हैं। बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में कर देते हैं, और सी और ए मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में कर देते हैं। अब ये कह रहा है अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, लैंग्वेज समझ में आ गई। चलिए आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना है, 2 से 3 बार जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरे क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, हमसे ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम करें अगर तो कर देते हैं 12 दिन में समाप्त। बी और सी मिलकर काम करें तो कर देते हैं कितने दिन में समाप्त, 15 दिन में समाप्त। और कह रहा है कि अगर सी और ए मिलकर करें तो 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। सी और ए मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, तो कर देते हैं 20 दिन में समाप्त। सबने पढ़ रखा होगा, जिसने भी टाइम एंड वर्क पढ़ रखा होगा, तरीका ये आता होगा कि हम क्या करेंगे, 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलसीएम लेने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप एलसीएम लेने बैठ जाओ। यहाँ एलसीएम लेने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें एक ऐसी संख्या मिल जाए जो इन तीनों नंबर से कट रही हो, क्योंकि कट रही होगी तो ही हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। अगर ऐसी संख्या मिलेगी जो ना कट रही हो तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन कठिन कर देती है। इसीलिए यहाँ जो एलसीएम लिया जा रहा है उसके पीछे का कारण ही यही है कि एक ऐसी संख्या हमें मिल जाए जो कट जाए, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो उन संख्याओं से कटता है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल होता है उन संख्याओं का, तो कटेगा ही कटेगा। इसलिए ही यहाँ पे ये टॉपिक बना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेने का टॉपिक यहाँ पे बनाया है। मतलब ये जो ट्रिक निकल के आई एलसीएम की, वो क्यों निकल के आई वो मैंने आपको बता दी। अब देखिए 12, 15, 20 का एलसीएम जो होगा वो हमने ले लिया 60, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 के पारे में भी आता है, 15 के में भी आता है, 12 के में भी आता है। अगर आपसे कोई जिद करे कि नहीं हम यहाँ पे 60 ही लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि 60 लेकर ही आंसर आएगा। आप
आप यहाँ पे कोई और नंबर ऐसा ले लो जो 12, 15 और 20 की टेबल में आ रहा है तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, चूंकि क्वेश्चन हमें बहुत स्पीड में सॉल्व करना है, इसलिए जो भी नंबर मिल जाए आप उसको रखकर बस सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। इस बहस में मत पड़िए कि हम कौन सा नंबर लें या कौन सा ना लें। आपको जो नंबर ऐसा मिल जाए जो तीनों की टेबल में आ रहा हो, आप उसी को नंबर को रख दीजिए, वही हमारा एलसीएम हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करें कि ये जो 60 आया है 12, 15, 20 की टेबल में जो 60 आता है, इसी को हमने माना कि ये हमारा टोटल वर्क है, यानी ये कुल कार्य है जो ये ए और बी मिलकर कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं, सी और ए कर रहे हैं। ये टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब देखो अगर 60 काम को 12 दिन में ए और बी मिलकर समाप्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, ये पता करने के लिए हम 12 से भाग देंगे कि नहीं देंगे, बताओ। ठीक है 60 टॉफी हैं, 12 बच्चे हैं, एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी ये पता करने के लिए आप 60 में 12 का भाग ही तो देंगे। ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया कि 60 काम था टोटल और 12 दिन में हम समाप्त कर रहे थे ए और बी मिलकर, तो कितना एक दिन में काम कर रहे होंगे, 5 काम कर रहे होंगे। ये 5 काम कर रहा है एक दिन में। वहीं अगर हम बात करें बी और सी की, तो 60 काम था टोटल और बी और सी मिलकर 15 दिन में इसको समाप्त कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 15 चौको 60, ठीक है। एक दिन में ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। सी और ए की अगर बात करना चाहें तो सी और ए की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सी और ए मिलकर पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि काम जो है वो कितना है, 60 है, तो 60/20 एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 20 तिया 60, एक दिन में ये 3 काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे। अब ये 5, 4 और 3 निकल के क्या आया है, 5 और 4 और जो 3 है ये निकल के क्या आया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। एक दिन में, एक सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में जो काम कर रहे हो वो क्षमता होती है आपकी। पर यूनिट डे में जो आप काम कर रहे हो वो आपकी क्षमता है। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, 5 पन्ने छाप सकते हैं, 5 ईंट लगा सकते हैं, 5 ईंट तोड़ सकते हैं, कुछ भी काम हो वो 5 काम ही कर सकते हैं, यही इनकी क्षमता है। वहीं बी और सी मिलकर एक दिन में 4 पन्ने छाप सकते हैं या 4 ईंट जोड़ सकते हैं, यही इनकी क्षमता है। और सी और ए मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, ये इनकी क्षमता है। अगर मैं बात करूं कि इन तीनों को जोड़ूं, ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूं तो ए यहां कितने बार है, 2 बार, बी भी यहां कितने बार है, 2 बार, और सी भी यहां कितने बार है, 2 बार। यानी इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2a आएगा प्लस 2b आएगा और प्लस 2c आएगा। क्यों ऐड कर रहा हूं उसका रीजन अभी पता चलेगा। और इनको ऐड करूं तो 5, 4, 9, 3, 12, ठीक है, 5, 4, 3, 9 और 3, 12। अब देखो इस 2 को क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो 2 को अगर आपने कॉमन लिया तो 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और ये बराबर हुआ 12 के। अब देखो अगर मैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालना चाहूँ, क्योंकि ये सब क्षमताएं थी ना, ये सब कार्य क्षमता थी, ठीक है, लेकिन ये कार्य क्षमता 2-2 व्यक्तियों की थी। मुझे जो कार्य क्षमता चाहिए वो तीनों की एक साथ की चाहिए है। तीनों की एक साथ की कार्य क्षमता निकालने के लिए मैंने क्या किया, तीनों की एक साथ की क्षमता निकालने के लिए मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड किया तो 2 से 12 कट रहा है कितनी बार, 6 बार। इसका मतलब क्या है, यहां से निकल के आई ए बी सी, अगर तीनों मिलकर काम करें तो ये एक दिन में 6 ईंट जोड़ पाते हैं, या एक दिन में 6 काम कर पाते हैं, या एक दिन में 6 पन्ने छाप पाते हैं। जो भी काम हो आप ऐसे कर लोगे। यानी ए बी सी की मिलकर क्षमता कितनी आई, 6 आई है। वहीं ए और बी की मिलकर कितनी आ रही थी, 5, बी और सी की मिलकर कितनी आ रही थी, 4, सी और ए की मिलकर कितनी आ रही थी, 3। अब हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। यहाँ हमने क्षमताएं निकालनी है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला किसकी पूछा गया, ए अकेला। ए अकेला निकालने के लिए हमें इसकी क्षमता चाहिए कि ए अकेला अगर कोई काम करेगा पूरा तो किस क्षमता से करेगा, हमें वो चाहिए। तो इसकी क्षमता निकालने के लिए देखो हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, हम इसकी क्षमता आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ए की क्षमता निकालनी है तो हम ये कहेंगे कि बी और सी की क्षमता कितनी थी, 4। कितनी थी, 4। वहीं तीनों की मिलकर कितनी है, 6। तो तीनों की मिलकर 6 है, जब बी और सी की मिलकर 4 है तो यहाँ रख दें। बी और सी की मिलकर 4 है तो यहाँ हम 4 रख देंगे, ठीक है। 4 रख देंगे तो क्या होगा, ये देखो ये रख दिया। अब ए की क्षमता निकालनी है तो ये 4 प्लस में था, वहाँ जाएगा किस में जाएगा, माइनस में, वहाँ जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। तो 6 - 4 क्या होगा, 2। ए की क्षमता निकल आई, ए की क्षमता कितनी निकल आई, 2 निकल आई। ए की क्षमता कितनी निकल आई, 2 निकल आई। ए की क्षमता 2 निकल आई। कार्य टोटल कितना था, 60। कुल काम था 60। ए एक दिन में कर रहा है 2 काम,
तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, कुल काम है 60, तो कुल कितने दिन लेगा बताओ। कुल कितने दिन लेगा ये पता करने के लिए भाग देंगे या नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो 30 दिन में, यानी ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो 30 दिन में कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता जो है वो 2 पन्ने छापने की है और टोटल पन्ने 60 है, 60 पन्ने छापने हैं, 2 पन्ने एक दिन में छाप पाता है ए, तो कितने दिन में छाप पाएगा, टोटल 30 दिन में वह 60 पन्ने छाप पाएगा। ठीक है, तो ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो 30 दिन में कर पाएगा। यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप बताओ क्या ऑप्शन में 30 दिन है कहीं? ठीक है, बिल्कुल है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है 30 डेज। देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम टेबल की इस क्वेश्चन में इतना समय लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में समय लगने की कुछ था ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसको एग्जाम में करता तो अभी जब इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो बिल्कुल विद इन सेकंड कर लोगे कि आप यहां से देखते कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा कहते कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इसका आधा होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार है तो यहाँ पे 2 से भाग लगेगा, अगर 12 का आधा 6। हमें क्षमता पता चल गई थी तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी। हमें पता था कि ए बी और सी मिलकर 6 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 4 करते हैं, तो ए अकेला कितना करेगा, 2। ए अकेला 2 करेगा, कुल काम 60 है, 60 बटे 2 30। यानी कि बिना लिखे भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी संभव है जब आपने टाइम एंड वर्क पर प्रैक्टिस कर ली हो, यानी आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिगिनर हैं। जब आप बिगिनर हैं तो आपको कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से कराया और पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझाया, जिससे कि आपको कोई समस्या समझने में ना रहे। आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 30 डेज यानी कि 30 दिन होगा। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है। देखिए अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया बेहतरीन प्रश्न है। ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बना हुआ है और हमेशा आप देखना कि आपसे यूपी टेट में एलसीएम एचसीएफ से जो क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये टाइप किसका है? ये टाइप है कि फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ आप लेने का तरीका क्या होगा। आप सिंपल तो एलसीएम एचसीएफ लेना जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं चूंकि हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो फिर ये बेसिक चीजें भूल जाते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का हमें अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो कैसे लिए जाएंगे। तो फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ की अगर हम बात करते हो यहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो अगर बात की जाए फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ की तो क्या तरीका होगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, पहले देखो फ्रैक्शन होता क्या है। आप सबको पता है कि एक a बाई बी की फॉर्म में लिखा जाए जहां b 0 ना हो, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, a बाई बी की फॉर्मेशन में कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है जहां b की वैल्यू 0 ना हो, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। a बाई बी हमने एक फ्रैक्शन माना, एक हमने माना c बाई डी, ठीक है, और एक हमने माना e बाई एफ। ये हमने 3 फ्रैक्शन माने। अब इन 3 फ्रैक्शन से हमने ये कहा कि इनका अगर एलसीएम आपको निकालना हो, अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो सिंपल सी बात है, अगर एलसीएम बोला जा रहा है तो अंश का एलसीएम, ठीक है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। एलसीएम की अगर बात की जा रही तो अंश का एलसीएम, अंश क्या क्या है बताओ फ्रैक्शन में, ए है, सी है और ई है, यही अंश है, यही अंश है तो ये लिख लिए। और हर की बात की जाए तो हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, एचसीएफ हर क्या है, बी डी और एफ, तो बी डी और एफ। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला एलसीएम निकालने का। अगर यहीं पूछा जाता आपसे एचसीएफ, क्या पूछा जाता एचसीएफ, तो आप देखो एचसीएफ के लिए क्या करते, एचसीएफ के लिए क्या करते कि एचसीएफ निकालते किसका, एचसीएफ निकालते आप अंश का, अंश यानी ए सी ई। ठीक है, तो न्यूमिनेटर का तो आप निकालते एचसीएफ और डिनोमिनेटर का क्या निकालते आप, एलसीएम। डिनोमिनेटर का क्या निकालते आप, एलसीएम। ठीक है, तो इसका निकालते आप एलसीएम, एलसीएम बी क्या निकालते, बी डी और एफ। तो अब इनको याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया जाए, कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए, आप ये कहेंगे कि सर एलसीएम की बात की जाए तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, एचसीएफ की बात की जाए तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। ठीक है, याद करो मेरे साथ, रिवाइज करो, रिपीट करना है क्या, एलसीएम पूछा जाए तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। यानी जो भी पूछा जाएगा वो तो हम अंश का निकालेंगे और उसका उल्टा हम हर का निकालेंगे। तो आपको याद रखना है, अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, एलसीएम पूछा जाता है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं और हमसे देखिए, हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमें एक दिया गया है फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन में हमें निकालना है क्या, एलसीएम नहीं निकालना बल्कि महत्तम समापवर्त निकालना। महत्तम समापवर्त को हम कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब आपको बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो आपको अभी हमने बताया कि कैसे निकालोगे, कि जो भी निकालने को बोले वो तो अंश का निकालेंगे, उसका उल्टा हम हर का निकालेंगे। तो अंश का निकालने को क्या बोल रहा है हमसे, चूंकि बोल रहा है एचसीएफ निकालने को, तो हम निकालेंगे एचसीएफ किस किस का, अंश का। और अंश का एचसीएफ क्या क्या, अंश क्या क्या है यहाँ पे बताओ, तो 14, ठीक है, 14, 42, 21, ठीक है, तो ये हमारे अंश हैं, तो इनका तो हम एचसीएफ निकालेंगे। 14, 42 और 21 का तो हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। 14, 42 और 21 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और हर क्या क्या है बताओ, हर जो है हर यानी कि डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या है, 33 है, 55 और 22 है। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे हम 33, 55 और 22 का। अब एक चीज बताओ, एचसीएफ निकालना आपको आता है, एलसीएम निकालना आपको आता है, अब कुछ रहा क्वेश्चन में, कुछ नहीं रहा। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, बस कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि आपको इसकी फॉर्मूले पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब देखो, अगर 14, 42 और 21 के एचसीएफ की बात की जाए तो आप बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है। क्या 14 कॉमन नंबर है, तो 14 से 21 कटता नहीं है। 7 देखो, 7 के पाड़े में 14 भी आता है, 21 भी आता है और 42 भी आता है। तो 7 दूनी 14 होता है, 7 छिंग 42 होता है और 7 तिया 21 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे इसका एलसीएम की अगर बात करेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ जो आएगा वो 7 आएगा। क्यों, क्योंकि 14, 42 और 21 में हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है, कॉमन फैक्टर है जो, वो 7 ही है। क्योंकि 7 से 14 भी कट रहा है, 42 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है। इससे बड़ा नंबर कोई ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों को काट दे। तो इसका एचसीएफ तो 7 हो गया। अब एलसीएम निकालने की ट्रिक देखो क्या होती है, एलसीएम निकालने की ट्रिक देखो यहाँ पे समझिए क्या होती है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 33, 55, 22 का एलसीएम निकालना है, और हमें पता है ये तीनों 11 के क्या है, मल्टीपल हैं। 33 की बात की जाए, चाहे 55 की बात की जाए, चाहे 22 की बात की जाए, तीनों ही क्या है, 11 के मल्टीपल हैं। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर करना चाहें तो 11 तिया 33 होता है, 11 5 55 होता है और 11 दूनी 22 होता है। अब एक चीज़ बताओ, 5, 3 और 2 ये तीनों नंबर जो हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो अगर हम इनके एचसीएफ एलसीएम की बात करना चाहेंगे तो 11 तो कॉमन था, तो 11 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 11 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम जब हम देखेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो 11 दूनी 22, ठीक है, या 5 दूनी आप यहाँ 10 कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, और 33 का 10 में जब आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 330। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 330, और उसका एचसीएफ कितना आया था, 7। तो बताओ क्या कोई ऑप्शन 7/330 आपको दिख रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा क्या है, 7/330 ही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो 7/330 होगा, ठीक है। क्वेश्चन महज एक लाइन का था, एलसीएम एचसीएफ निकालना भी कठिन नहीं लगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सीधा सीधा दे ही दिया है आपको। बस आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या होने वाला है और उसका एलसीएम क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 116 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि 117 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 जो हमसे कह रहा है ये हमारा सर्च एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। अगेन फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो इस पेपर में यानी 2022 का जो पेपर हुआ था, जो कि 2021 का कैंसिल वाला पेपर था, उस पेपर में आप अगर देखोगे तो इस पेपर में आपसे भर भर के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन आपको जरूरी है, आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार जब अब आप टेट देने जाएं तो आपको भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे, लेकिन कितनी संख्या में मिले ये डिपेंड करेगा पेपर पढ़ाने वाले पर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है स्क्वायर रूट, 7 + 2√10 का, 7 + 2√10 का। अब देखो मैं आपको आज बता दे रहा हूं वर्गमूल निकालना, और आज के बाद फिर आप कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए सर्च एंड इंडिसेस में स्क्वायर रूट निकालने का, आप बिल्कुल बेझिझक कर लेंगे, कभी भी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तरीका समझ लीजिए पहले कि तरीका क्या है।
आप सबको दो फेमस फार्मूले पता होंगे, ठीक है। और दो फेमस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से एक फार्मूला तो मोदी जी वाला फार्मूला है, ठीक है, आपको पता होगा। जैसे मैं बात करूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है, और एक फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। इन दोनों फार्मूले की बात करें तो क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस वाले में तो सारी चीज़ें प्लस होती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस के फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है? माइनस 2ab। तो आपने यहाँ ये देखा कि प्लस वाले में तो कोई समस्या है ही नहीं, दोनों चीज़ें प्लस के ही सिंबल होते हैं। यहाँ पे ये प्लस होता है लेकिन ये माइनस होता है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको वो समझिए, क्योंकि जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे आपको इन्हीं दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं दो फॉर्मूले से निकली है ट्रिक। कैसे ट्रिक निकली है वो समझो। चाहे तो फॉर्मूला प्लस का हो, चाहे तो फॉर्मूला माइनस का हो, यहाँ दोनों ही कंडीशन में प्लस ही रहना है, दोनों ही कंडीशन में प्लस ही रहना है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमेशा प्लस में ही लेना है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हमेशा जोड़ना ही है। कब? चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो। फर्क पड़ेगा 2ab पर, फर्क पड़ेगा 2ab पर, कि अगर 2ab प्लस में है इसका मतलब है कि अब कंफर्म हो गया कि फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला लगना है। अगर माइनस 2ab है तो अब कंफर्म ये हो गया कि फॉर्मूला जो लगना है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला लगना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप समझिए कि इससे ट्रिक क्या निकली है, कैसे सॉल्व करना है वो समझते चलिए धीरे धीरे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं आपसे कोई एक इसी फॉर्मूले को इसी को लूँ, इसी का वर्गमूल निकालना, इसी को लेता हूँ। ये लिखा हुआ है 7 + 2√10, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि ये पूर्ण होल स्क्वायर है। अगर ये होल स्क्वायर है तभी तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर ये होल स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको देखिए कि इसको हमें होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर हम दो ही कंडीशन बना सकते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दें या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दें। समझ गए ना आप चीज़ कि क्यों हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा और a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा? क्योंकि हमें जो भी यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाएगा उसका हम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2ab की, तो 2ab में हमेशा आप देखना कि यहाँ पे जो भी मिलेगा, जो भी टर्म मिलेगा वहाँ पे आप एक चीज देखना कि चाहे भले ही 4√10 लिखा हो, ठीक है, या 8 रूट कुछ लिखा हो, हमेशा उसमें से दो अलग कर लेना, क्योंकि उसको हमें जो किस क्रम में बनाना है उसको हमें 2ab के टर्म में बनाना है। इसलिए हमें 2ab के टर्म में जब बनाना है तो 2 को अलग कर लेना है वहाँ से, ठीक है, जिससे हमें पता ये चल सके कि ab हमारा क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये 2 अलग से लिखा हुआ है तो इस 2 को अलग कर लिया, और ab का मतलब √10, यानी यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि 2 तो 2 था ही, ab का मान कितना है? √10 है। ab का मान कितना है? √10 है, और ये प्लस में है, इसका मतलब है अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बनेगा। प्लस में है इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इसका फॉर्मूला कौन सा बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बनेगा। ab की वैल्यू √10 है। अब पूरी कंडीशन, पूरी टेक्निक जो लगनी है बस यही लगनी है कि यहाँ हमें ab का मान तो √10 पता चल गया, a क्या लूँ और b क्या लूँ, a क्या लूँ और b क्या लूँ, यहाँ से जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए ये होगा कि ये जो वैल्यू आपको दी जा रही है, ये वैल्यू जो दी जा रही है, तो ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 7 आ जा रहा है आपका, मतलब 2ab तो हमने ये देख लिया कि 2ab में 2 ये था पहले से, ठीक है, ab हमने √10 माना। अब हमारा ये कैलकुलेशन रह गई है कि अगर a और b जो √10 है, यहाँ पे a इंटू बी √10 जो निकल के आया है, इसमें a और b हमें इस तरीके से मानना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने पर 7 बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? इसलिए हमें क्या करना है, अब पूरी जो पूरी कैलकुलेशन हमारी है वो सिर्फ ये है कि हम a क्या लें और b क्या लें। तो देखो, a हम क्या ले लें, अगर हम a ले लें √5 और b ले लें √2, ठीक है, a अगर हम ले लें √5 या b ले लें √2, या उल्टा भी ले सकते हो कि a ले लिया √2 b ले लिया √5, तो आप देखो इन दोनों का गुना करने पर हमें √10 मिलेगा, यानी ab का मान तो √10 मिल रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ, साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखोगे कि अगर मैं a का स्क्वायर करना चाहूँ तो a का स्क्वायर का मतलब होगा √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर का मतलब होगा 5, क्योंकि रूट बाहर हो जाएगा।
और बी स्क्वायर की बात करना चाहूँ तो √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट बाहर हो जाएगा तो 2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना चाहता हूँ तो 5 और 2 जोड़ दूंगा, तो 5 और 2 को जोड़ने पर कितना बनेगा बताओ, 5 और 2 को जोड़ने पर बनेगा 7, और यही 7 देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये 7 जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 बन जा रही है, ए बी की वैल्यू √10 निकल के आ रही है। किस कंडीशन पे, जब ए हम √5 ले लें और बी हम √2 ले लें, ए हम √5 ले लें और बी हम √2 ले लें। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करोगे वो समझ लो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करोगे वो समझ लो। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, डायरेक्ट कैसे करना है वो समझना है, ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है वो समझना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, इसके बाद हम समझते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है इसी टेक्निक को लगा के, डायरेक्ट कैसे करना है इसी टेक्निक को लगा के, ये भी हम लोग अभी देखते हैं बिल्कुल जस्ट, ठीक है। देखो देखो अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, तो दिया गया था 7 + √2 √10, ठीक है। अब हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि यहाँ पे इस कंडीशन में जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो दो ही फॉर्मूले लग सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। उसकी पहचान ये है कि 2ab जो हो, अगर वो प्लस में है तो प्लस का फॉर्मूला लगना है, और 2ab अगर माइनस में है तो माइनस का फॉर्मूला लगना है। तो देखो ये प्लस में था, क्यों पता चला कि ये 2ab है, क्योंकि ये 2 बाहर लिखा हुआ है। हमें अगर नहीं लिखा हुआ है बाहर तो हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें एक टर्म 2ab बनाना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो 2ab में 2 अलग हो गया, और ab की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही करना है हमें, ए बी की वैल्यू √10 हो गई। अब ए और बी किस तरीके से लिया जाए, ए और बी का मान हमें इस तरीके से लेना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 मिल जाए, और ए बी के गुना को √10 हो ही रहा है। तो अब √10 को इस तरीके से लेना है कि ए का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाए, और बी का स्क्वायर को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो हमने कहा कि दो कंडीशन है, या तो आप ए को पूरा √10 मान लो और बी को मान लो 1, ऐसा भी तो कर सकते हो, ए को पूरा √10 मान लो, बी को मान लो 1। तो ये संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर 1 आएगा, और 10 और 1 ऐड करोगे तो 11 आएगा। हमें चाहिए 7 है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर मैं करूंगा क्या, फिर मैं कहूँगा कि चलो ए को √10 नहीं मान सकते हो तो ए को √10 ना मानो, ए को मान लो आप कितना, 10 का जो बनता है, 10 जो 10 बनता है वो 5 गुना 2 से बनता है। तो हम कहेंगे चलो ए को आप मान लो √5 और बी को मान लो √10। तो जब आप ऐसा मानोगे तब भी तो ए और बी का गुणा करने पर √10 मिलेगा, ए और बी का गुणा करने पर तब भी आपको क्या मिलेगा, √10 मिलेगा। और अब अगर हम ये चेक कर लें कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 7 बन रहा है, तो आप देखोगे कि ए स्क्वायर करने पर 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो 7 बनना है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब चाहे आप ए को √5 मान लो, चाहे बी को √5 मान लो, फ्री हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ए को ही √5 मानना है, आप ए को भी √5 मान सकते हो, बी को भी √5 मान सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम कह देंगे तुरंत का तुरंत हम ये कह देंगे कि भाई साहब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है ना, कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर रूट की बात करें तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला जो हमें दिख रहा है, ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला हमें दिख रहा है किसका, ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला हमें दिख रहा है a + b के होल स्क्वायर का। कैसे दिख रहा है, देखो a + b के होल स्क्वायर का दिख रहा है, कैसे, देखो ये हमें दिख रहा है ऐसे, क्योंकि हमने कहा है √5 प्लस √2 का अगर मैं होल स्क्वायर करता ना तो ये हमें मिलता 7 + 2 √10, ठीक है। और स्क्वायर रूट हमें इसका लेना है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारा ये आंसर जो आएगा वो √5 + √2 आएगा, √5 + √2 हमारा आंसर आएगा। तो बताओ क्या कोई ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जिसमें √5 + √2 है, क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1। मैंने क्या कहा, √2 + √5 हो या √5 + √2 हो, बात एक ही है, क्योंकि आप ए को भी √2 मान सकते थे और बी को भी √2 मान सकते थे, किसी को भी मान सकते थे, क्योंकि ए और बी का गुणा करने पर √10 मिल रहा था और a² + b² का करने पर हमें 7 मिल रहा था। अब आपका काम क्या है कि आपने कॉपी पर इसका तरीका नोट डाउन कर लिया है। अब आपका काम ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको दिख रहा है, आप नोटबुक उठाइए और उन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। उन क्वेश्चन को इस तरीके से आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस पर डिपेंड है। अभी आपको इतना समय लगा ए और बी को निकालने में, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ए और बी खोजने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, √2 + √5। आई होप आपको ये इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। इसी के साथ देखते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति की परिमाप क्या होगी। हमसे ये क्या कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन हमसे हमारे सामने आया है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। हमने आपसे कहा था कि मेंसुरेशन के हम लोग एक दो क्वेश्चन और पहले से कवर कर चुके हैं, इन्हीं 3 पार्ट में किसी एक पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जिसको नहीं पता है वो इंग्लिश में जाके चला चेक करे, क्या कह रहा है, कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब जानते हो ना, कॉमन है, ठीक है। तो एक देखो, एक तो आपका स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इन दोनों की एक भुजा क्या है, आपकी कॉमन है। तो कॉमन है, उसके बाद कह रहा है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति की परिमाप क्या होगी। एक चीज बताइए, आपसे क्या कह रहा है इसको समझिए। तो हमने यहाँ देखो एक समबाहु त्रिभुज बनाया है जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, और एक हमने बनाई है स्क्वायर। अब इसने बोला है कि जो स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इन दोनों ही आकृति में एक भुजा, एक साइड क्या है, कॉमन है। तो आपको दिख रही है एक साइड कॉमन, जो दोनों में ही क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि ये भुजा इस ट्राइंगल में भी है, ये भुजा इस स्क्वायर में भी है। अब इसने बोला कि ट्राइंगल की जो भुजा है वो 4/3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 4/3 सेंटीमीटर है ट्राइंगल की भुजा। अब एक चीज बताओ, 4/3 सेंटीमीटर अगर एक भुजा है तो चूंकि ये जो ट्राइंगल है वो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं 4/3 सेंटीमीटर की होंगी। जब इसकी तीनों भुजाएं 4/3 सेंटीमीटर की होंगी तब आप एक चीज बता दीजिए कि इसकी एक भुजा तो कॉमन भी है, और कॉमन किसकी, स्क्वायर के। यानी अगर इसकी एक भुजा, ये एक भुजा जो 4/3 सेंटीमीटर है वो अगर स्क्वायर की भी भुजा हो गई तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसकी भी चारों भुजाएं फिर 4/3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। तो देख रहे हो केवल प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन बन गया कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता है तो फिर आपको स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपने यहाँ पे देखा परिमाप निकालनी है। परिमाप का मतलब, अब बस परिमाप निकालते समय आपको एक चीज नोटिस करनी है, क्या परिमाप का मतलब होता है कि इसकी आउटर साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, आउटर साइड्स को काउंट करते हैं, आउटर साइड्स की लंबाई को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप क्या करोगे, परिमाप निकालते समय कभी ये गलती मत करना कि आप इस बीच वाली को भी काउंट कर लें, जो मैंने रेड से पेंट की है, जो कॉमन है इन दोनों में, वो काउंट नहीं करनी, क्योंकि वो परिमाप में नहीं आएगी, क्योंकि वो इनर होगी, आउटर नहीं है। आउटर की बात करोगे तो ये पूरी आउटर हो गई। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं आप देखोगे तो इसमें भुजाओं को अगर आप काउंट करें तो एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई 2, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4 और एक ये हो गई 5। कुल 5 भुजाएं हैं और हर एक भुजा की लंबाई की अगर बात करें तो कितनी है, 4/3 है। 5 भुजाएं हैं और हर भुजा की लंबाई 4/3 है। तो इसकी परिमाप निकालने के लिए हम 4/3 में किससे गुना करेंगे, 5 से। जब हमने इसकी परिमाप निकालने के लिए 5 से गुना किया 4/3 का, तो अब देखो जरा कि इसका आंसर क्या आएगा। यहां इसका गुना करने पर इसका आंसर जो मिला है वो मिला है 20/3। क्या 20/3 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट 20/3 ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सभी को आता होगा। कैसे करोगे कि 3 का पहाड़ा पढ़ो 20 बार, 20 में कितने बार जाएगा, जो 20 के आसपास कोई नंबर मिले तो 3 18, ठीक है। 3 18, 2 शेषफल बचा तो 2 शेषफल बचेगा, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। ये 20/3 की मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रण है, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न है। तो ठीक है, ये 20/3 की मिश्रित भिन्न है, 6 सही 2/3, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी इसकी इस फिगर की जो परिमाप आएगी वो 6 सही 2/3 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर, सही आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर है 119। प्रश्न नंबर 119 हमसे क्या कह रहा है, फिर से हमसे डिविजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है। यानी डिविजिबिलिटी की दूसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन का दूसरा से तीसरा क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 99 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। मैंने आपको डिविजिबिलिटी, जब अभी एक क्वेश्चन आया था तब 12 की डिविजिबिलिटी का रूल वहां पे बताया था।
अब यहाँ पे 99 का पूछ रहा है, तो जैसे 12 की डिविजिबिलिटी का रूल निकाला था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ 99 का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे। कैसे निकालोगे? मैंने कहा था कि किसी भी नंबर का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो उसकी एक बेस जो फॉर्म होती है वो यही होती है कि ऐसे फैक्टर ढूंढो उस नंबर के जिनका HCF 1 हो, यानी इनमें से कुछ कॉमन ना हो। तो एक फैक्टर इसका 9 है, एक फैक्टर इसका 11 है। हालांकि 99 कई सारे फैक्टर होंगे, 33 गुना 3 भी 99 होता है, लेकिन हम 33 और 3 को डिविजिबिलिटी रूल में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनमें कॉमन 3 आ जाएगा। 9 और 11 ऐसे फैक्टर है 99 के जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका HCF 1 है। तो अब हम डिविजिबिलिटी जब 99 की चेक करेंगे तो 99 एक बड़ा नंबर है, इससे बेहतर है कि हम 9 और 11 की डिविजिबिलिटी के रूल लगाकर चेक कर लें कि कौन सा नंबर इससे कट रहा है। अब एक चीज देखो, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? जो डिविजिबिलिटी 3 की कहती थी वही डिविजिबिलिटी 9 की कहती है। डिविजिबिलिटी 9 का रूल ये कहता है कि अगर संख्या, कोई भी संख्या जो दी गई है उसके अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, ठीक है, तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। 11 क्या कहता है? 11 की डिविजिबिलिटी हमसे ये कहती है कि कोई भी संख्या अगर आपको दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने संख्या मानी 5 4 3 2 7, ये एक संख्या है, ठीक है। इसके अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़ एक अंकों को जोड़ना है। तो 7 से स्टार्ट करेंगे तो 2 को छोड़ देंगे, 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, फिर 4 को छोड़ के 5 को जोड़ेंगे, तो यही अल्टरनेट योग हुआ। तो 10 और 5 15 हुआ। और ये कह रहा है फिर जो बचे हुए हैं उनको जोड़ लो आपस में। बचे हुए कौन थे? 4 और 2 को जोड़ोगे कितना होगा? 6 होगा। इनका अंतर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल का मतलब समझते हो? 22 33 ये आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो संख्या 11 से कट रही है। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे वो संख्या 11 से नहीं कट रही है। जैसे 15 में से 6 गया तो यहाँ 15 में से 6 जाने पर मिलेगा कितना? ये हमें मिलेगा 9। तो 9 तो ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो मैंने आपको दोनों डिविजिबिलिटी के रूल यहाँ पे बता दिए कि 9 का डिविजिबिलिटी का रूल हमसे क्या कहता है और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल हमसे क्या कहता है। दोनों डिविजिबिलिटी रूल हमने यहाँ पे समझ लिए। इसी के साथ अब हम क्या करेंगे? इसी के साथ अब हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो हमसे जो कह रहा है वो देखिए जरा। हमसे कह रहा है कि 99 की डिविजिबिलिटी लगा के हमें बताना है कि ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसी है जो 99 से कट रही है। तो देखो, ऑप्शन पे ही ना चले जाएं, क्यों हम बार बार इसको देखें, हम ऑप्शन से ही चले जाते हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि पहले तो ये देखो कि 9 से कटने वाले कौन कौन से ऑप्शन है। 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग आसानी से बता सकते हैं। क्या? जहां भी 9 मिल जाएगा जोड़ने पर हम उसको हटाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। देखो, ये 9 है, हटा दिया। 6 और 3 9, हटा दिया। 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7 जो बचेगा इसका अंकों का योग वो 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये तो नहीं कटने वाली है 9 से। जब ये 9 से नहीं कटेगी तो फिर ये 99 से तो कट ही नहीं सकती है। यहाँ देखो 9 आ गया, ये हटा दो, 9 हटा दिया। अब देखो 7 और 2 9, तो ये भी हट गया, 7 और 2 9 भी हट गया। इसके बाद देखो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये तो कट रही है, यानी इसके चांस हैं, क्योंकि ये 9 से कट रही है तो इसका मतलब है कि ये संभव है 99 से भी कट जाए, लेकिन संभव तब होगा जब ये 11 से भी कट रही होगी। क्या ये 9 से कट रही है? तो 5 और 4 9, ठीक है, ये हट गया। 4 3 7 और 1 8 और 1 9, तो ये भी पूरा 9 बन गया। तो इसका मतलब है कि ये भी 9 से कट रही है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें 9 से कटने वाले मिल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन देखो जरा, 5 और 3 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, 7 और 2 9 हो गया। उसके बाद 5 और 3 8, 8 4 12 और 6, 12 और 6 कितना हो गया? 18, तो ये भी 9 से कट रही है। इसका मतलब क्या है? एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन जो है वो किससे कट रहे हैं? वो सभी आपके 9 से कट रहे हैं। अब देखो, अब हमें चेक करना है कि हम 9 से तो नहीं बता सकते हैं, अब हम देखेंगे किससे? 11 से। जब हम 11 से देखेंगे तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अल्टरनेट का योग। तो अगर देखो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं आंसर, हम दूसरा ऑप्शन देखें 1 3 5 7 9 2, ठीक है। इसके अल्टरनेट योग करो तो 2 और 7 जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 और 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 12 होगा। तो ये 12 मिल गया इनके अंकों का योग। अब बचे हुए कितने रह गए? 1 और 5 6, 6 और 9 9 6 15। तो देखो 15 में से 12 घटाओ, 12 में से 15 घटाओ, कहीं भी हमें 0 और 11 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या 11 से नहीं कट रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? देखो जरा कि 11 43 और 45, क्या ये कट रही है 11 से? देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9,
यही हुआ। उसके बाद देखो बचे हुए क्या है, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 होता है 0, तो ये तो कट रही है, ये कट रही है 11 से। इसका मतलब क्या है कि 9 से भी कट रही थी, 11 से भी कट रही थी, इसका मतलब है कि कंफर्म है कि 99 से भी कटेगी। इसके लिए इस प्रश्न के अगर आंसर की बात की जाएगी तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो डेफिनेटली होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 11 43 45 जो संख्या हमें दी गई है यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप अगर कंफर्म होना चाहते हैं और तो आप चौथे ऑप्शन को भी ट्राई कर लेना, ये आपका होमवर्क है। चौथे ऑप्शन में डिविजिबिलिटी रूल लगाना 11 का और देखना कि 11 से ये कट रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 11 से कट रही हो, ये 11 से नहीं कट रही होगी। चलिए आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न हमसे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए जो प्रश्न हमें दिया गया है बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं उसको अभी कारण मैं बताऊंगा, उस कंफ्यूजन को मैं दूर भी कर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएंगे आप देखना कि 2 या 3 पेपर जब हुए हैं तो उनमें एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये समझ लीजिए कि यूपी टेट के जो पेपर बनाते हैं उनका ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये कई बार आपसे पूछा गया है कि पाई क्या है, पाई जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है कि इंटीजर है। देखो प्राइम नंबर आप सभी जान चुके होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन प्राइम नंबर पे किया भी था, ठीक है। और प्राइम नंबर बहुत से लोगों को पता भी होता है कि एक ऐसा नंबर जिसके जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे वही प्राइम नंबर होता है, और सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर जो होता है वो 2 ही होता है, एक प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगर हम बात करें परमेय और अपरमेय संख्याओं की, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि P/Q की फॉर्मेशन में जो भी लिख जाए, P/Q की फॉर्मेशन में जो भी लिख जाए जहां Q 0 ना हो, जहां Q 0 ना हो, तो ऐसे नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, ऐसे नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या इसका कारण है, कैसी ये उत्पत्ति हुई है उसको समझिए। इरेशनल नंबर आखिर कैसे बना इसको आप समझिए, क्योंकि ये पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर बना कैसे। जैसे अगर मैं कहूं कि एक इक्वेशन आपके सामने आ जाए x² - 2 = 0, x² - 2 = 0, ये आपके सामने आ गया, तो आप कहेंगे सर x² बराबर क्या होगा 2 के, और फिर x बराबर क्या होगा √2 के। इतनी तो सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, आपको पता चल गई। अब ये √2 क्या है, √2 यानी रूट के अंदर ये जो 2 नंबर लिखा हुआ ये आपके अपने आप में इरेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो वैल्यू होगी वो डेफिनेट वैल्यू नहीं रही, इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं रही, वो इनडेफिनेट वैल्यू हो गई। इनडेफिनेट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होगी, इनडेफिनेट का मतलब होगी पॉइंट में कितने अंकों तक ये संख्या चली जाएगी हमें खुद नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम इसकी लमसम वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। लमसम वैल्यू हम इसकी लेके चलते हैं, जब भी लेके चलते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी लेके नहीं चलते, क्योंकि उसका एंड ही नहीं है, पॉइंट के बाद कितने अंकों तक जा रही है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर अगर √2 इरेशनल नंबर है तो √4 भी इरेशनल नंबर होगा। स्वाभाविक सी बात है, आप कहोगे कि अगर √2 आप इरेशनल नंबर कह रहे हो तो √4 भी इरेशनल नंबर होगा, √9 भी इरेशनल नंबर होगा। तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 की जब आप बात करोगे तो √4 का मतलब ये हुआ कि 4 जो होता है वो 2 × 2 होता है, और इस रूट की खासियत ये है कि कोई भी संख्या अगर 2 बार गुना में लिखी हुई है तो वो रूट से बाहर आ जाती है, तो ये तो 2 है, यानी दिखने में √4 है लेकिन एग्जैक्ट इसकी वैल्यू तो 2 है। √4 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 2 है। इसका मतलब क्या कि ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। रूट की जब भी बात करोगे तो √2 और √3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं है, ये पॉइंट में कितने भी अंकों तक चली जाएंगी, इसलिए इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आप कहोगे सर पाई कैसे इरेशनल नंबर हुआ उसको समझाइए। देखिए जरा पाई कैसे इरेशनल नंबर हुआ हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। पाई कैसे इरेशनल नंबर हुआ इसको समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तर्क ये देते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो 22/7 तो P/Q की फॉर्मेशन में लिखी हुई है, और P/Q की फॉर्मेशन में हम कहते हैं कि ये नंबर जो होगा P/Q में वो तो आपका रेशनल नंबर होगा। तो जब वो रेशनल नंबर होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई साहब कि पाई इरेशनल नंबर है। तो देखो पाई की अगर बात करोगे तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 ऐसी करके इनफाइनाइट तक गई है, यानी पॉइंट के बाद जितने बार भी भाग देते चले जाओगे ये आगे चलती चली जाएगी। इसकी मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है।
और इस वैल्यू को लेने के से इसके जब भी हम लेते हैं तो 3.14 ही ले लेते हैं। अगर हमें पॉइंट में लेना होता है तो हम पाई की वैल्यू 3.14 ही ले लेते हैं, इसके आगे की वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि आगे तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी ये पॉइंट में, जितने बार देखते चले जाओगे उतनी बार तक ये संख्या चलती चली जाएगी पॉइंट के बार। ठीक है, तो ये तो रेशनल की प्रॉपर्टीज होती है कि पॉइंट की बार इनफाइनाइट नंबर तक चली जा रही है। फिर हुआ क्या कि हम इसको कैलकुलेशन के रूप में बचने के लिए हमने इसके आसपास की लगभग वैल्यू 22/7 ले ली। जब इसके आसपास की लगभग वैल्यू हमने 22/7 ले ली तो हमने इस फ्रैक्शन को बोल दिया कि हम इसकी वैल्यू ये भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन में मामूली सा डिफरेंस है, क्योंकि पॉइंट में 1/4 का आगे जाके कुछ भी पॉइंट में चला जा रहा है तो उस पर तो असर बहुत कम पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन के हिसाब से लिहाज से हमने इसको एक 22/7 की फॉर्मेशन भी अपनी ले ली। तो जब हमने ले ली तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये वाली है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो ये तो एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाई की वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, यानी एक अपरिमेय संख्या है, ना कि एक परिमेय संख्या है। याद रखना हमेशा, हमने आपको पूरा डिफाइन किया है कि क्यों ये अपरिमेय संख्या है, क्यों ये परिमेय संख्या नहीं है। और आई होप इस डेफिनेशन से आपको एक चीज ये पता चलेगी कि अब आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है और पाई क्यों एक अपरिमेय संख्या है, आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और चैनल को प्यार जरूर दें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करवाएं लोगों से। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।